International Islamic Network. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं खादिम अब्बास रिजवी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक नेटवर्क.com। पूरे देश में इस वक्त फार्मर मूवमेंट चल रहा है और किसान अपने हक़ की आवाज़ के लिए इस वक्त दिल्ली में गाज़ीपुर बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर या तमाम अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना तनवीर रज़ा विक्टर साहब, जो मुजफ्फरपुर बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पेशे से वकील हैं और मुजफ्फरपुर में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे चैनल पर। आप पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ़ ला रहे हैं। जनाब, जैसा कि इस वक्त देखा जा रहा है पूरे देश में फार्मर मूवमेंट चल रहा है, किसान अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकार ने 3 बिल लाई हुई है उनके फेवर में, वो उनके फेवर में नहीं है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ एज ए शिया उलमा आपसे और एज ए एडवोकेट कि जब सरकार ये कह रही है कि ये उनके फेवर में लाई हुई बिल है किसानों के, तो किसानों को इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल जो है ये डबल है जी। यानी आप इसको दुनियावी नज़र से भी देख रहे हैं और शरीयत की बात भी कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि इसमें सोशियो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सब्जेक्ट। इसमें यह है कि सरकार एक तरफ ये जिद पर अड़ी है कि हमने जो पास कर दिया है ये बिल्कुल सही है, जिसे कहा जाए पत्थर की लकीर है, जिसमें किसी तरह से भी ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ किसान हैं और किसान भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जो किसान इस बिल के अगेंस्ट आए हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के खेत में से लाके खड़ा कर दिया गया है। ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी समृद्धि से भरपूर हैं और इनके घर में किसान भी हैं और फौजी भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो फिर ये जो लाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विपक्षी की हैसियत से या सरकार का विरोध करना है या अपोजिशन की भूमिका निभाना है इसलिए आए हैं कि देश भर में नहीं। 3 दिन पहले तो ये मामला सिर्फ देश तक सीमित था, 3 दिनों से तो ये इंटरनेशनल सुर्खी बन गई है। कल भी मैंने देखा है कि ह्यूमन राइट्स जो है उसने यूएन की तरफ से भी उनका एक मैडम का भी आया है मैसेज कि क्या किया जाए। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी और दूसरे दीगर लोग भी इसमें मुदाखलत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, हम अपने देश की खातिर ये बोलें, कहें, एक रटा रटाया एक जुमला है, एक सेंटेंस है कि हमारे आंतरिक मामले में कोई दखल न दे। ये ऐसा नहीं है, हर जगह बोला जाता है, लेकिन ये मामला अब आंतरिक नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि ये मुद्दा बाहर तक चला गया है। शुरू में कनाडा ने भी इसका विरोध किया, ब्रिटेन में भी इसके विरुद्ध आवाज़ें उठी, अब अमेरिका में तो खुलेआम हो रहा है। जब वहाँ के लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं किसका मैं नाम दिखाऊं, लेकिन सिर्फ एक बात कह देने से ये नहीं होगा, बल्कि अब तो हमारे लिए चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं था जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, सिवाय एक कश्मीर का मुद्दा जो शुरू से आज से नहीं 50 बरस 60 बरस से पहले से मुद्दा बना हुआ है। दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अभी जो किसान का मुद्दा है ये उठा के देखिए, अगर आप अंदर में जाइएगा तो एक्चुअली ये किसान और सरकार की बात नहीं है, ये अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन है। ये जो पॉलिसी चल रही है इस गवर्नमेंट की कि हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन के जरिए ले आया जाए, उसको प्राइवेट कर दिया जाए, ये उसकी एक पहली बानगी है। अभी तक तो आपने प्लेटफॉर्म को, जंक्शन को, लाल किले को और इसको प्राइवेट हाथ में सौंप दिया। तो ये जो बात है इंटरनल मैटर देखा जाए तो ये मुद्दा सिर्फ सरकार और किसान के बीच में नहीं है, बल्कि प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट इन लोगों ने ये बात उठाई है। और जहाँ तक बात ये है, अगर सरकार इतनी सही है और ये तीनों बिल इतने अच्छे हैं तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट इज गोइंग टू कन्विंस द किसान, फार्मर्स को क्यों नहीं वो कन्विंस कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ माइक पर खड़े होके एक बोल देने से या पार्लियामेंट में जोर आवाज से बोल देने से या इंटरव्यू के से फायदा गिनाने से नहीं होगा। आखिर कोई ना कोई तो बात है जिससे किसान आपकी बात नहीं मान रहे हैं और कहीं के किसान नहीं मान रहे हैं। अब कल हमने देखा तोमर साहब का कि और लोगों का बयान देखा कि वो इस फार्मर्स एजुकेशन को एक राज्य यानी पंजाब तक सीमित कर देना चाहते हैं, जबकि हालत ये है कि पंजाब के साथ हरियाणा के किसान, हरियाणा के साथ तो यूपी के भी जुड़ गए, अब तो धीरे महाराष्ट्र के भी किसान इसमें जुड़े हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बिहार के नहीं जुड़े हैं।
देखिए, बिहार की बात दूसरी है। बिहार में जो है, आप सही कह रहे हैं, जुड़े की बात नहीं है, सामने खुल के नहीं आ रहे हैं। बिहार के, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं वहां के लोगों से भी हूं, वहां जो एक बात, ये जो बात आ गई है, डर पैदा हो गया है कि कल फसल ना हम अपनी मर्जी से उगा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। ये बात धीरे 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 वहां अब लोगों की तरफ जा रही है। जनाब, इससे रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से सरकार लोगों को जो प्रोटेस्ट में आगे आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे कर रही है, अब तो जर्नलिस्ट पर भी मुकदमे हो रहे हैं, राजदीप सरदेसाई पे भी मुकदमा हो गया है और शशि थरूर पर भी हो गया है, और कोई ट्वीट कर रहा है तो उस पर भी सरकार वो कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि ये इंटरनेशनल मौजू बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। तो जैसे पॉप सिंगर हैं वो रिहाना और कई इस तरीके से दीगर लोग हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। और तो अब इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार क्या ये आंदोलन को दबाना चाह रही है या इसके पीछे कुछ और वजह है? देखिए, ये ऐसा नहीं कि इसी सरकार की बात है, ये हर देश में होता है, और वहाँ ज़्यादा होता है कि जहाँ की सरकार क्रूएल होती है। जैसे नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए या और कोई भी, कहीं भी देख लीजिए जहाँ। मगर हमारे देश का जो ढांचा है, संवैधानिक ढांचा, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं, उनके, इंदिरा जी के जो टाइम में जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी, तो यही लोग थे जो यहाँ हैं। इन लोगों ने उनकी आवाज़ खिलाफ क्यों उठाई थी? वो कह रहे थे कि दबाया जा रहा है, आवाज़ बंद की जा रही है, बोली पर लगाम लगाई जा रही है, लोगों पर केस किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है। ठीक यही पुनरावृत्ति तो अभी हम देख रहे हैं। अगर किसी ने नेट पर डाल दिया तो आपने देखा होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, कल जो है संजय राउत का जो है वो पार्लियामेंट में स्पीच बहुत अच्छा आया कि रंगना का वो जो है कंगना रनावत और अनवर गोस्वामी जो हैं वो देशभक्त हैं और ये फार्मर जो हैं ये देशद्रोही हैं। तो ये देशद्रोही की जो परिभाषा हो गई है सरकार में, तो वो देशद्रोही नहीं है जो सरकार के विरुद्ध बोले, यानी सरकार के पर्सनल नहीं, सरकार के एस्पेक्ट के, उनके गलत कामों के विरुद्ध बोले, वो देशद्रोही हो जाता है। जो हाँ में हाँ मिलाता है उसको देख लीजिए 2 दिन में बेल हो जाती है। जो लास्ट में देर तक लिखता है, देखिए दिल्ली को कवर कर रहे हैं, आपके पुनिया बेचारे को जेल भेज दिया गया। तो अब तो कुछ आप ये उम्मीद नहीं रखिए, और आपके लिए भी मैं कहूंगा कि आप भी बहुत ज्यादा खुशफहमी में नहीं हो रही है। हो सकता है कल आप पर केस हो, परसों आपको उठा के पुलिस ले जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो सरकार में बैठे हैं, तो आपके खिलाफ क्या कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट हम तो देख के भाग हो गए, जितने साल की उम्र हो गए देखते देखते आए कि आज तक नहीं हुआ था कि लाल किले पर हमारे तिरंगे को हटा के दूसरा कोई झंडा लगे। लेकिन यहां तक नौबत आई क्यों? सरकार आज इतने दिनों से 2.5-3 महीने से सोई क्यों है? इसलिए जब एक्सीडेंट होता है तो तुरंत जिसका एक्सीडेंट होता है उस आदमी को, उस विक्टिम को फौरन इलाज कराया जाता है। तो ये एक्सीडेंट ही जब शुरू हुआ था तो सरकार की आंख क्यों बंद थी? कान में क्यों तेल डाले सोए थे? इंतजार, इसका मतलब सरकार चाहती थी हंगामा और हो, और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और इस नौबत में आ गए हैं। कहीं कीलें लगाई जा रही हैं, कहीं बॉर्डर की तरह, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, देखा बांग्लादेश का तार लगाया जाता है, और तार लगाने किसके लिए रोक रहे हैं? किस पर वाटर कैनन मार रहे हैं? किसको आप भेज रहे हैं? वो हमारे देश के हैं ना। हर घर का एक बंदा जो है या तो किसान है या तो जवान है, आप उनको रोक रहे हैं। आप बैठे क्यों नहीं बात करते? उनका यही प्रपोजल, आप कहते हैं बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने कहा कि 1.5 साल तक के लिए हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, उसके बाद फिर आफ्टर 1.5 साल क्यों? फिर उसके बाद बात करते हैं। आप कहीं नहीं कि ठीक है फिलहाल इसको मुद्दे को हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, हम इस कानून को वापस ले लेते हैं, फिर हम बैठ के बात करेंगे। उसमें कमेटी पर कमेटी बनाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाए या हम तो कहते हैं सरकार खुद बनाए। सुप्रीम कोर्ट को और भी तो काम है, सिर्फ ये तो नहीं कि सरकार की बातों के लिए वो कोर्ट अपना बहुमूल्य समय नष्ट करे, उसके और भी तो है। ये आपका एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम है, जुडिशरी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा करें ना कि सब, देखिए मैं जहां तक, मैं ना पॉलिटिकल लीडर हूं, ना किसी पार्टी से मेरा संपर्क है, ना मैं इस बात को ज्यादा जानता हूं, बस आपके चैनलों को देखता हूं, अखबार पढ़ता हूं, उसी से मेरी इतनी नॉलेज आई है। मैं इतनी बात रिक्वेस्ट करके आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, तनातनी से कुछ नहीं होता है, तानाशाही से कुछ नहीं होता है, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होता है। डोंट मेक इट एज ए प्रेस्टीज इशू। आप इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाएं, आप इसको अपना कानून वापस लें, फिर आप समितियां, कमेटियां जितने भी हैं, हु में सोहर जो भी उसमें है, टिकैत साहब हो, सिंह साहब हो, कोई भी हो, आप उनके साथ मिलके, उनके नुमाइंदों से, प्रतिनिधि से मिलके बात करें और अब वो काम करें जो किसान के हित में है, ना कि कारपोरेट घराना के हित में है। यू आर लुकिंग ओनली फॉर कारपोरेट हाउसेस।
You are just doing everything for corporate privatization. Why not you think about the poor families, poor farmers? आखिर वो क्यों, अगर उनको इतना फायदा है आपके इस कृषि कानून से, तो आपकी बात वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बेशक कॉमन सेंस की बात है कि आपकी बात, आपने कहा थाली बजाओ सबने बजाया, आपने कहा दिया जलाओ सबने दे रहा है, आपने कहा घंटी बजाओ सबने बजाया, सबने आपकी बात माना, तो फिर आपकी ये बात क्यों नहीं कोई मान रहा है? इसका मतलब कोई दिक्कत है, देयर इज समथिंग एल्स। जनाब, जैसा कि हम लोग शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अब चूंकि बहुत से अतराफ में जाहिर है कि शिया भी हजरात भी फार्मर होंगे, मेरा सवाल ये है कि शिया कम्युनिटी को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, फार्मर मूवमेंट का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अब यहाँ तो बात शिया और सुन्नी और हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन की नहीं है, यहाँ तो राष्ट्रीय मुद्दा है। दिस इज ए नेशनल इशू। यू कैनॉट डिवाइड इनटू द सेक्ट्स एंड द रिलीजन। आप इनको शिया और सुन्नी में करके नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक बात है तो मैं एक ही बात जानता हूँ कि मेरे मौला ने यह फरमाया था, मौला हजरत अली इब्न अबी तालिब ने, कि हमेशा हक का साथ दो, हक की मदद के लिए आवाज उठाओ। बेशक, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए कि मैं फतवा देने वाला बंदा नहीं हूं और न मैं कोई अपनी इस तरह से राय दे सकता हूं। शिया दो ही बात को समर्थन करते हैं, हक की पैरवी करते हैं, हक का साथ देते हैं। करबला की जंग जो थी ये इसीलिए थी। हमारे जो 12 इमाम 14 मासूम ने भी अपनी जिंदगी गुजारी और जो कुर्बानियां दी वो सिर्फ हक का साथ देने के लिए और हक को बचाने के लिए। इसीलिए यह है कि जो हक पर है उसका साथ दे। यही शिया की थ्योरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे जैसे आदमी को इस काबिल समझा। International Islamic Network.